Welcome to our YouTube channel एक study point. Friends, today we will discuss a very interesting topic that is nationalism in India. Means भारत में राष्ट्रवाद. Friends, nationalism is a modern phenomena and ideology. And if we talk about the nationalism in generally, then nationalism is a spiritual bond that brings people unity of race, religion, language, history, and custom together. The foundation of Indian nationalism was laid in 19th century. मीन्स राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक बंधन है जो लोगों को जाति, धर्म, भाषा, इतिहास और रीति रिवाज के आधार पर एकता में लाता है। भारतीय राष्ट्रीयता की नींव 19वीं शताब्दी में रखी गई थी। राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवादी अंग्रेजों के खिलाफ मध्यम वर्गीय, मजदूर और बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का काम किया। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, राष्ट्रवाद एक भावना के साथ साथ विचारधारा भी है। यह भावना अपने राष्ट्र के प्रति लगाव का संकेत देती है। यदि हम बात करें राष्ट्र की सबसे बड़ी खासियत है क्या वह व्यक्ति जो राष्ट्र होने का दावा कर रहा है उसे भौगोलिक रूप से किसी क्षेत्र में रहना चाहिए। अगर हम लॉयल्टी के अनुसार देखें तो राष्ट्रवाद उन लोगों का एक समूह है जिन्होंने जाति, रंग, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास और समानता के हित के कारण राष्ट्रवाद का विकास करा। अब हम इसके नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। In other words, of Renwer, nationalism is a desire which bounds the people to live in a definite region. अगर हम रेनवर के अनुसार देखें तो राष्ट्रवाद एक इच्छा है जो लोगों को एक निश्चित क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य करती है। एंड अकॉर्डिंग टू J.H. रोज, इन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है नेशनलिज्म की, दैट नेशनलिज्म इज अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स विच मेड वंस एंड नेवर डिस्टर्ब। कि राष्ट्रवाद हृदय की एक एकता है जो एक बार बनी और कभी विचलित नहीं हुई। द कॉजिज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब हम इसके कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं। द रीजन एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म आर एज फॉलो। हम इसके फर्स्ट पॉइंट को अगर देख लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ब्रिटिश का वर्चस्व पूरे भारत में इतना था कि लोगों को एक राष्ट्र के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। और इसके साथ ही ब्रिटिश शासन की जो घृणित कार्य थे उसके परिणाम स्वरूप भी भारतीय जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना बनी। देन इसका सेकंड पॉइंट अगर हम देख ले, अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द ब्रिटिशर डिस्ट्रॉयड इंडियन बिजनेस एंड लोकल इंडस्ट्रीज इन अ सिस्टमेटिक वे सो दैट द लोकल वेल्थ फ्लोड टू देयर कंट्रीज। मीन्स कि अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार और स्थानीय उद्योगों को एक व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया था ताकि जो इंडिया का जो धन था उनके देश में बह जाए। इस तरह भारतीय गरीब हो जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय किसानों और अन्य लोगों की स्थिति के सुधार के लिए कोई ध्यान नहीं दिया और 19वीं शताब्दी के अंत तक जो इंडिया की पर कैपिटल इनकम थी वो अपने नियंत्रण स्तर पर आ गई थी। इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प टू स्प्रेड द नेशनलिज्म इन द कंट्री। मीन्स परिवहन और संचार के साधन में विकास और सुधार भी देश में राष्ट्रवाद को फैलाने में मदद करते हैं। मीन्स वो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स को तो हेल्प कर ही रहा था, वहीं इंडियंस जो अदर स्टेट में रहते थे उनको भी कम्युनिकेट करने में हेल्प मिल रही थी और इसी प्रकार वहाँ पे नेशनलिज्म को इमर्ज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। वहीं रेलवे पोस्टल सिस्टम का विकास और टेलीग्राफिक सेवाओं की शुरुआत भी देश को एकजुट करने में मदद करती है। वहीं फोर्थ पॉइंट को लेकर बात कर लेते हैं। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज। मीन्स ब्रिटिशर्स ने भारतीय संसाधनों के अधिक दोहन के लिए प्रशासन की केंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार विभिन्न शिकायतें जो जनता को इस तरह के शोषण से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। हम नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। अब हम इसका फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। द नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857 थ्रू सब्ड्यूट लेफ्ट अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ इंडियन नेटिव्स। मीन्स जो 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह ने उपनिवेश के माध्यम से भारतीय मूल निवासियों के दिमाग पर बहुत प्रभाव छोड़ा। वहीं
यूरोपियन लोगों ने विद्रोह के बाद असहाय और निर्दोष भारतीयों पर अपना प्रतिशोध मिटा दिया। यह उत्पीड़न और दमन की नीति थी जिसने देश में असंतोष बढ़ा और उस समय इंडियंस को विधायिका और प्रशासन के प्रमुख पद से भी पूरी तरह से बाहर रखा गया था। इस प्रकार उनकी आम पीड़ा ने दूरदर्शिता को विकसित किया और एक सामान्य मातृभूमि के रूप में भारत के निर्माण का विकास हुआ। वहीं ऐसे संघर्षों से जो इंडिया में नेशनलिज्म था उसका भी विकास हुआ। वहीं अगर हम इसके 6 पॉइंट को लेकर बात कर लेते हैं, ड्यू टू इकोनॉमिक ट्रबल्स द कॉमन पीपल फेल्ट अ लॉट ऑफ डिसकंटेनमेंट। मीन्स आर्थिक परेशानियों के कारण आम लोगों ने बहुत असंतोष महसूस किया और बुद्धिजीवियों ने राष्ट्र के शोषण और मध्यम वर्गों की बेरोजगारी का एहसास किया, क्योंकि भारतीय आर्थिक प्रणाली केवल इंग्लैंड के लोगों के लिए थी। वही नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। इसमें 7 पॉइंट को देख लेते हैं। द प्रेस एंड लिटरेचर बोथ इंग्लिश एंड वर्नेकुलर आल्सो अरोज नेशनल कॉन्शियसनेस। The growth of Indian press was phenomenal, and by 1875 there was no less than 478 newspaper in the country. Means अंग्रेजी और वर्नेकुलर दोनों तरह की प्रेस और साहित्य ने भी राष्ट्रीय चेतना को जगाया। 1857 तक भारतीय प्रेस की वृद्धि असाधारण थी और देश में 478 से कम अखबार नहीं थे। निसंदेह भारतीय प्रेस ने न केवल देश में राष्ट्रीयता जागृत पैदा करी, बल्कि स्वतंत्रता के लिए भारत के लोगों का मार्गदर्शन करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं भाषा के माध्यम से जनता के लिए समानता के विचारों का प्रसार हुआ और उस समय साहित्य भी राष्ट्रवादी आंदोलन को गति देने में काफ़ी मदद करता है। नाउ वी विल डिस्कस अवर लास्ट पॉइंट। Then Indian bureaucracy developed an attitude of arrogance and contempt towards Indians. Means भारतीय नौकरशाही ने भारतीय के प्रति अहंकार और अवमानना का विकास किया, जिसे अंग्रेजी जाति की वास्तविकता श्रेष्ठ को सही ठहराने के लिए एंग्लो इंडियंस पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों का उत्पादन करते हैं, जिससे इंडिया में नेशनलिज्म को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रवाद के प्रमुख कारणों को चर्चा की है। इन सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रवाद की वृद्धि के लिए कोई एक कारण नहीं था। इसमें अनेक क्रांतिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और समाचार पत्र व आंदोलन की भूमिका रही है। सो फ्रेंड्स, हमने ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।